मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। एफआईआर लिखने से मना करवा रहे हैं ताकि ये केस लाइट में आए ही ना। कुछ जो मेरे जैसे बच्चे जो आगे आते हैं एफआईआर लिखवाने, उनको भी एफआईआर लिखने से रोका जा रहा है। 23 अप्रैल को हमारे पास फोन आया था, 5 मई तक तो हम अपने एग्जाम में बिजी थे। मतलब सरकार मान ही नहीं रही है इस बात को कि धांधली हुई है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। यूजी नीट जो पेपर लीक का मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर छात्र तमाम बार बार ये बोल रहे हैं कि देश में पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए और सरकार लगातार इस बात को छिपाने में लगी है कि देश के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे में तमाम तथ्य और सबूत सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक सबूत लेकर के हमारे सामने जो छात्र यहाँ पर पहुंचे, सीधा इनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ ये बताना चाहते हैं? आप देख सकते हैं तमाम सबूत लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं कि किस तरीके से देश के अंदर बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार इससे पल्ला झाड़ने का काम लगातार कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रत्युष कुमार है। तो आपने भी पेपर दिया था। प्रत्युष, कितने नंबर आए? मेरे 618 मार्क्स आए हैं इस बार। कहाँ से हैं आप? मैं तिमारपुर नई दिल्ली में रहता हूँ। मुझे 23 अप्रैल को एक लेडी का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि हमारा ऑफिस नोएडा सेक्टर 94 में है, आप आ जाइए। हम आपको नीट में एग्जाम वाले दिन आपका स्कोर इंक्रीज करने में आपकी मदद करेंगे। ये हमसे बेटर जानकारी हमारे सर के पास होती है कि आप हमारे यहाँ आइए, और ये बातें थोड़ी इंटरनल होती हैं। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, इसलिए मैं तिमारपुर पुलिस स्टेशन गया इस बात की एफआईआर लिखवाने। तो वहाँ पर मेरी कंप्लेन तो ले ली गई, लेकिन मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो ये कंप्लेन लेकर के, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए मैं एसीपी तिमारपुर सब डिवीजन के पास गया। तो एसीपी तिमारपुर ने भी मेरी कोई सहायता नहीं की, और उन्होंने भी मेरी एफआईआर दर्ज करवाने में मुझे मदद नहीं की। यह एसीपी तिमारपुर सब डिवीजन की रिसीविंग। क्या जवाब दिया गया आपको एफआईआर ना? नहीं, ये तो सुनिए। उसके बाद मैं डीसीपी नॉर्थ दिल्ली के पास गया, वहां से भी रिसीविंग लेकर के आया हूँ। उन्होंने भी मुझे ये कहा कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा हूँ कि इसकी आप एफआईआर नहीं कीजिए। तो इट सीम्स लाइक दे हैव बीन कमांडेड नॉट टू रजिस्टर ए सिंगल एफआईआर इन दिस केस, एंड आई मेट हियर एसआई अनीशा कश्यप at Timarpur police station. She is behaving as if she wants to become superior than the judgment of Supreme Court. और वो मुझे बता रहे हैं कि ये आपका ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में आता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जब कॉग्निजेंस लिए बैठा है इस केस में, तो ये नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में कैसे आता है? ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है साफ साफ। मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये तय तो कोर्ट करेगा ना कि ये जो कानून के तहत इस पर सुनवाई होनी है नहीं होनी, एफआईआर दर्ज होनी है नहीं होनी? उन्होंने एफआईआर करने से क्या मना किया? उन्होंने एफआईआर करने से मना करके ये कह दिया है कि आप जो हमें कॉल रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं और जो आप नंबर बता रहे हैं, पहले हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। जबकि ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वाले केस में जो जजमेंट आया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो क्रेडिबिलिटी है इंफॉर्मेशन की, जो मैं कंप्लेनेंट दे रहा हूँ, उसको चेक करने के लिए इंक्वायरी नहीं हो सकती है। इंक्वायरी होती है केवल ये देखने के लिए कि ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल कैटेगरी में है या नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में है। और इसलिए और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वो ये इस बात की इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, बल्कि एसएचओ तिमारपुर तो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को ही वो चेक करेंगे कि आपका द्वारा दिया गया नंबर ठीक है या नहीं, बिना एफआईआर रजिस्टर किए। जी, और आपको ये सुझाव दिया गया कि आप इस पर एफआईआर मत कीजिए? हाँ, डीसीपी नॉर्थ ने भी मुझे ये कहा कि आप इस पे एफआईआर मत दीजिए, कि सीबीआई अपना काम कर रही है, वही इस बात को देख लेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जो है वो केवल बिहार झारखंड इसी पे अपने जांच किए जा रही है। वो यहाँ दिल्ली और नोएडा तक के केसों तक पहुंच भी नहीं पा रही है। और ये लोग हमें आपको लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा केसेस होंगे पेपर लीक के, अगर हम दिल्ली, एनसीआर, नोएडा की बात करें? दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम, ये सब मिला करके बहुत सारे केस हैं, और ये सब लोग एफआईआर लिखने से मना करवा रहे हैं ताकि ये केस लाइट में आए ही ना। और कई सारे बच्चे तो होते हैं जो इन सब एफआईआर को लिखवाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो डरते रहते हैं। और कुछ जो मेरे जैसे बच्चे जो आगे आते हैं एफआईआर लिखवाने, उनको भी एफआईआर लिखने से रोका जा रहा है, लिखवाने से। तो मतलब इनके हर एक पुलिस पर्सनल को साफ कमांड दी गई है कि मतलब आप एफआईआर लिखे ही ना। क्या लगता है किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है कि वही माफियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों जो 20,000 40,000 बच्चे, हम तो कह रहे हैं कि बिना मेरिट वाले आ गए हैं, उन्होंने कुछ माफियाओं को पैसे दिए, तो माफियाओं के पास जो ढेर सारे पैसे हो गए, उन्होंने सरकार को दे दिए होंगे। ठीक है, आपको कॉल आई थी 23 तारीख को, आपने बताया अप्रैल में आई थी, लेकिन अब आप जुलाई में इस मामले को उठा रहे हैं। क्या एफआईआर आपने किस तारीख को की थी? मैंने एफआईआर 8 जुलाई को करने 8 जुलाई को। तो पहले क्यों नहीं आपने इस मामले को उठाया? 23 अप्रैल को हमारे पास फोन आया था। 5 मई तक तो हम अपने एग्जाम में बिजी थे। 5 मई के बाद हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इतने बड़े स्तर पर धांधली हो जाएगी और हमें एफआईआर करवाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो
5 मई से लेकर के 5 जून तक हमने इस बात का इंतजार किया कि रिजल्ट आ जाएगा, हमारी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन 5 जून को भी हमारा रिजल्ट अच्छा आया नहीं। तो क्या उसके रैंक बाद आपकी आई? हमारी रैंक आई 61,000, 61,137। ये फिर उसके बाद हुआ कि 23 जून को ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का फिर से होगा, तो तब तक भी हमने नहीं करवाई 23 जून तक, क्योंकि उनका तो फिर से पेपर होना है, कुछ हमें हो सकता है कि रैंक में सुधार हो। फिर 23 जून के बाद 27 या 28 जून को शायद उसका रिजल्ट आया, तो उसके बाद भी हमने जब देखा कि हमारी रैंक में कोई सुधार नहीं आया, तो हम फिर आए 8 जुलाई को फिर सुनवाई होनी थी, तो तब तक भी हम थोड़े शांत पड़े रहे कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, हो सकता है कि रीनीट हो जाए। और 8 जुलाई को भी जब हमने देखा कि नहीं रीनीट का कोई इन लोगों का मतलब सरकार मान ही नहीं रही है इस बात को कि धांधली हुई है, तब हमें मजबूरन यहाँ पे तिमारपुर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा अपनी FIR दर्ज करवाने। क्या आपसे मांग की गई पैसों की, जिन्होंने आपको कॉल किया था कि हम आपके नंबर बढ़वा देंगे? नहीं, उन्होंने कहा था कि आप हमारे ऑफिस में आइए, क्योंकि ये सारी बातें इंटरनल होती है, ये हम फोन पे नहीं बताएंगे। उसके बाद मैंने फोन ये कह करके काट दिया कि आपका तो नोएडा यूपी पुलिस में आता है कि मैं यूपी पुलिस को फोन पे जानकारी दूं तो कैसा रहेगा। सेंटर का एड्रेस भी आपको बताया था जहां आपको बोला गया था कि नहीं, वो केवल ये बता रही थी कि नोएडा सेक्टर 94 में उनका ऑफिस है, और इससे पहले कि वो मेरे से पैसों की मांग करती या फिर मुझे अपना डिटेल्ड एड्रेस बताती, उससे पहले मैंने फोन काट दिया। तो अभी कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, देश के जो है देश स्तर पर पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभी भी जो है NTA बोल रही है, सरकार बोल रही है कि सिर्फ 2 ही जगह जो है पेपर लीक हुआ है। नहीं, 2-3 जगहों में तो लाइट में आया है मामला, लेकिन दिल्ली NCR वगैरह में यहाँ पे FIR लिखने ही नहीं दे रहे हैं लोगों को, इसलिए यहाँ पे मामले लाइट में आ नहीं रहे हैं। ऐसे कईयों लोग को यूट्यूब पे मैंने एक और लड़के का देखा था, उसको भी बिहार में फोन आया था कि मैं आपको नालंदा कॉलेज दिलवा दूंगी 6 लाख में, और कोई और कॉलेज दिलवा दूंगी 4 लाख में। मतलब ऐसे पूरे देश भर में हुआ। मेरा कहना है कि ठीक है, सरकार 24 लाख का पेपर फिर से नहीं करवा सकती है, कॉस्ट आ जाता है सामने, लेकिन ऊपर से 25% कैंडिडेट्स का वो लोग फिर से रीनीट करवा दें, क्योंकि यही ऊपर से 25% कैंडिडेट्स होते हैं जिनके कोई भी चांस बनते हैं, कोई भी आसार बनते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाने का, या BAMS BHMS या BUMS में जाने का। इसलिए केवल ऊपर से 25% कैंडिडेट्स का यदि फिर से रीनीट करवाया जाए तो इनका कॉस्ट भी सीधे 25% आ जाएगा घट करके। और अभी नया कानून भी देश में लागू हो गया है, क्या लगता है उसके तहत आपके जो आपने कंप्लेन की है उसकी सुनवाई आपको लगता है होगी? आप फिर से जाने की कोशिश करेंगे थाने में? नहीं, अभी 7 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो मैं उनको जाकर के यही बोलूंगा कि आपकी इंक्वायरी का समय पूरा हो गया है, अब आपको FIR लिखनी होगी किसी भी हालत में। ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को कोई भी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है नए कानून के बारे में, क्योंकि ये लोग तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि BNSS की कौन सी धारा लगेगी चीटिंग, अटेम्प्ट टू चीट और चीट के मामले में। ठीक है, यानी कि और आखिरी सवाल रखते हो, क्या लगता है अब जब 18 तारीख को सुनवाई होगी तो जिस तरीके के जवाब NTA और सरकार ने दिए हैं उसको अलग करते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत ही अच्छे होते हैं और वो सरकार की बदमाशियों को अच्छे से जान रहे होते हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय जरूर करेंगे जो छात्रों के पक्ष में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक छात्र हैं जो अपनी पीड़ा लेकर के आए हैं और कितनी सही बात कह रहे हैं कि कुछ केसेस है जो लाइमलाइट में आए हैं, इसके अलावा सिर्फ कुछ राज्यों में नहीं बल्कि व्यापक रूप से मास लेवल पर पेपर की धांधली हुई है, और इसी के साथ में जो नया कानून देश में लागू हो रहा है उसकी पोल भी खोल रहे हैं कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, यानी जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस है, उनको अभी तक नए कानून की जानकारी नहीं है, और कानून के तहत जो इनको असिस्टेंस, जो इनको यहाँ पर जो हेल्प कानून की मिलनी चाहिए थी इस पूरे मामले में, वो इनको यहाँ पर नहीं मिल रही है। साथ ही इनको सुझाव जो है पुलिस द्वारा दिया गया है कि आप इस मामले में FIR मत कीजिए। ऐसे में कई बातें, ये जो इन्होंने दावे किए हैं, ये अपने आप में कई सरकार से लेकर पुलिस की कई पोल खोलते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है कि पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है, पूरी एक लॉबी लगी हुई है कि किसी भी तरीके से पेपर लीक के मामले को दबाया जा सके और सिर्फ उसको कुछ ही जो है जो घटनाएं हैं उसमें जो है सीमित किया जा सके। एक और बात बोलना चाहूंगा, तिमारपुर पुलिस स्टेशन में जो SI अनीशा कश्यप मैडम से मैं मिला, उन्होंने मेरी FIR तो लिखी नहीं, उसके बाद केवल कंप्लेन मेरी लिखी, और कंप्लेन लिखे जाने के बाद एक IO टाइप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कुछ मिलता है। जब मैंने IO की मांग की कंप्लेंट पर, फोन पे मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आपको कंप्लेंट पर भी IO नहीं मिलेगा,
कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है भाई, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, तो उसकी भी देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल समझ गए। दिल्ली पुलिस का पूरा देखिए मामला आता है तिमारपुर में, इन्होंने जाकर के शिकायत करने की कोशिश की है, यानी कि गृह मंत्री के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस होती है और मामला काफी गंभीर है। सरकार को चाहिए कि इन पूरे मामले को गंभीरता के साथ ले और छात्रों को न्याय दे, तभी कहीं मायने में सरकार अपना दायित्व पूरा करेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।